हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे पत्रकारिता की, उसके मानदंडों की और उससे जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दों की। आपको ध्यान होगा कि दरअसल सुदर्शन न्यूज की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ है, 40-47 सेकंड का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर बातें कही और कहा है कि कुछ बड़े खुलासे करने वाले हैं। इस खुलासे का मजमून ये है, उनका मानना यह है कि भारत में जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस और आईपीएस की जो नौकरियां होती हैं, उनमें पिछले दिनों बहुत षड्यंत्र करके, साजिश करके मुसलमानों को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। और वो इसका खुलासा 28 तारीख की रात को 8 बजे करने वाले हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। बातचीत शुरू करने के पहले मैं बता देता हूं, दरअसल उन्होंने अब 47 सेकंड के इस वीडियो में कहा क्या है, बहुत संक्षिप्त में। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईएएस और आईपीएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का राज क्या है? सोचिए अगर जामिया के जिहाद, जी हां, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सोचिए अगर जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद, हमारा अभियान लगातार जारी है। कई महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल तो यह कि सुदर्शन न्यूज अपने आप को न्यूज चैनल कहता है, तो क्या किसी न्यूज चैनल को इस तरीके की खबर देने का अधिकार है? और अगर अधिकार है तो क्या उसको प्रेस की स्वतंत्रता के दायरे में रखना चाहिए? क्या किसी शख्स को ऐसा कंटेंट परोसना चाहिए जिसकी वजह से समाज के अंदर एक ध्रुवीकरण हो, नफरत की इबारत लिखी जाए और लोग उस पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़े? और क्या इस तरीके की बात करना वाकई में पत्रकारिता है? और अगर यह पत्रकारिता नहीं है तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी मैं अपील कर देता हूं अपने दर्शकों से। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। हमें अपने दर्शकों का लगातार समर्थन मिल रहा है। आपको सत्यहिंदी.com का जो सदस्यता अभियान है उसके साथ जुड़ना है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, हमें आर्थिक मदद करें, हमें आर्थिक भुगतान करें, तो फिर न केवल सत्यहिंदी.com को मदद मिलेगी बल्कि पत्रकारिता भी नए सिरे से मजबूत। और अब बातचीत शुरू करते हैं इस गंभीर मसले के ऊपर कि आखिर पत्रकारिता में जहर फैलाने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया और किस लिए दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर वकील माजिद मेमन साहब मुंबई से, जफर सरेसवाला साहब इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी हमारे साथ हैं। आलोक जोशी, शुरुआत आपसे। जो कुछ भी आपने ये वीडियो देखा है, क्या इसको पत्रकारिता कह सकते हैं? इसको पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं आशुतोष, लेकिन इस वक्त क्या पत्रकारिता है और क्या पत्रकारिता नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए बहुत तकलीफ का दौर है। पत्रकारिता जो हमको पढ़ाई गई है जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी उस वक्त, और जो इस वक्त हो रही है, पत्रकारिता के नाम पे जो हो रहा है, उसमें अगर सुरेश चौहान के मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको आप बहुत हद तक इसके लिए दोष दे सकते हैं। मेरे और आपके पैमाने पर यह पत्रकारिता नहीं हो सकती है, लेकिन फिर उस पैमाने पर तो इस देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसको आप पत्रकारिता नहीं कहेंगे। क्यों आपको लगता है कि यह पत्रकारिता नहीं है? पत्रकारिता क्यों लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझी जाए? पत्रकारिता क्यों लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझी जाए? पत्रकारिता को राइटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं समझना चाहिए? और आजकल बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि हम तो राइट विंगर्स हैं, हम दक्षिणपंथी हैं, हम आपकी बात क्यों माने? हाँ, तो मैं ये कब कह रहा हूँ आपको कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप एक समुदाय के प्रति, एक मुसलमानों के खिलाफ, साफ कहूँ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग तुम्हारी नौकरियों पे कब्जा कर ले रहे हैं, ये लोग तुम्हारे मौकों पे कब्जा कर रहे हैं, और ये बात सच नहीं है। सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए नहीं कि वो एक पक्ष ले रहे हैं। किसी पक्ष में खड़े होकर भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। हमने खुद अपने करियर के शुरुआती दौर में लंबे समय तक कहा था कि हम सच के साथ हैं, हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम सच के साथ हैं। उनको वो सच दिखता होगा,
लेकिन उस सच के साथ वो क्या लोगों को किसी पर हमला करने की, किसी के खिलाफ अभियान चलाने की जाहिर बड़ा प्रेरणा सत्य है। देंगे, कोशिश करेंगे। और इस पर क्या इस देश के कानून लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, इस देश में तमाम कायदे कानून हैं। माजिद मेमन साहब हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले वो वकील हैं और वो इस देश के कानून को समझते हैं। इसी तरह जफर सरेसवाला साहब हैं, ये भी किसी एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, कभी किसी संगठन से जुड़ते हैं, किसी विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये झूठ को सच बताकर आपसे कहेंगे कि ये सच है और तुम भी इसे सच मानो। रात को कहें कि इस वक्त दिन है और हम सब मान लें आपके कहने से, सिर्फ इसलिए कि आप एक विचारधारा की तरफ से खड़े होकर कह रहे हैं। विचारधारा के साथ खड़ा होना अपराध नहीं है, विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना अपराध नहीं है, लेकिन पत्रकारिता विचारधारा नहीं है। और विचारधारा के नाम पर आप, क्योंकि एक टेलीविजन चैनल है, आपके पास पैसे हैं, आपने खोल लिया है, इसलिए आप जो भी करें उसको मैं पत्रकारिता मान लूं। तो मैं बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनलों के में चल रहे नाटक को पत्रकारिता नहीं मानता हूं। मैं सुरेश चौहान के को भी पत्रकारिता नहीं मानता। मतलब जो कुछ भी सुरेश चौहान के कह रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है। दरअसल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन माजिद मेमन साहब, जो ये 47 सेकंड का वीडियो आपने देखा भी है और इस वीडियो के अंदर जो बातें कही गई हैं, क्या उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ हो सकती है? आशुतोष जी, पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा आपका कि आपने एक अच्छे मुद्दे को लोगों के सामने सही रूप से रखने की कोशिश की है और हम सब उसमें अपना योगदान देने के लिए यहाँ आपके साथ हैं। ये मुझे दुख हुआ, ये सुरेश जी जो भी हैं, मैं इनका कोई बैकग्राउंड जानता नहीं हूँ, किसी धर्म किसी पक्ष से हैं, किसी राजनीतिक से जुड़े हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, मगर वो चैनल के साथ जो बता रहे हैं, सुदर्शन चैनल के एक एजेंट की हैसियत से, और उन्होंने कहा कि 28 तारीख को हम इसको बड़ा खुलासा करेंगे। मुझे लगता है कि वो 28 तारीख को ये खुलासा नहीं कर पाएंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान उन्हें ये करने से रोकेगा। उन्होंने जो सिर्फ ट्रेलर के तौर पर जो बात अभी आशुतोष जी आपने पढ़ के बताई जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें एक वाक्य जिसको आपने जोर देते हुए, एम्फसाइज करते हुए कहा कि जामिया के जहादी सचिव बनेंगे। ये सरासर क्रिमिनल ऑफेंस है, बिल्कुल। दिस इज ए क्लियर डिफेमेशन, दिस इज ए क्लियर आई शुड से एंटी नेशनल स्टेटमेंट which no public authority or channel can display। इनको बिल्कुल इजाजत नहीं है, इसको रोक देना चाहिए फौरन। अभी इसके बाद दोबारा न चले, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए फौरन। इस पर इंजंक्शन मिल सकता है, कोई रिश्वत नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसकी कानूनी पहलू बताऊं जी। अगर सुरेश जी तक मेरी आवाज जाती हो तो सुरेश जी, मैं आपसे बड़े अदब और नम्रता के साथ ये पूछना चाहूंगा कि आपको पेट में दर्द होने लगा अगर कुछ मुसलमान कुछ बड़ी संख्या में IAS और IPS की परीक्षा पास कर चुके, आपको प्रधानमंत्री के वो जो स्लोगन्स हैं वो शायद आपके कान में गूंज रहे होंगे, जो मेरे कान में तो रोज गूंजते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को के भाषण के समय खुद वहां था, पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था, मैं वहां मौजूद था और मैंने उसके जवाब में भी अपना भाषण दिया है, वहां पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। वो बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास भी उन्होंने जोड़ा है। और हिंदुस्तान के आंकड़ों को आप सुरेश जी उठा के देखिए कि मुसलमानों की जो संख्या है पॉपुलेशन में, उसके कंपैरिजन में मुसलमानों की गवर्नमेंट में मुदाखलत कितने % है और क्या वो वाजिब है, वहीं आपको पता चलेगा कि ये बहुत पीछे है। मुसलमान कौम पिछड़ी हुई कौम मानी जाती है, दलितों के बराबर की कौम मानी जाती है, और हम सब एज अ मुस्लिम, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मौका है तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों से मेरी अपनी, जफर भी हैं उनमें और भी बहुत से लोग हैं हमारे साथी हैं, हम सब की कोशिश ये है कि मुसलमान अगर पिछड़ा हुआ है हिंदुस्तान में तो हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते, हम अपने आप को दोष देते हैं, इसलिए कि हम में जहालत है, हम में तालीम की कमी है। और पिछले 20 वर्षों में, पिछले 20 के 30 वर्षों में मैंने खुद IPS IAS की क्लासेस मुंबई में शुरू करवाई थी, आज से 10 साल पहले। मैंने चाहा था, मैंने मुसलमानों की गैदरिंग में ये बात भी कही थी कि अगर हम अपने मुसलमान बच्चों को IPS और IAS में पास करवाएं तो हम प्रधानमंत्री का गला पकड़ेंगे और कहेंगे
कि इनको नौकरी दिलवाई जाए और ये भी काबिल हैं और ये भी देश सेवा के लिए तैयार हैं और इनको दिया जाए ताकि मुसलमान कौम को बराबरी में आने का मौका मिले, मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका मिले। तो इस बात को तो आप एक एक्सट्रीम है और आप दूसरी तरफ मुसलमान को जहादी कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि वो बच्चे मुसलमान जो चाहे जामिया से आए हों या किसी और अदारे से आए हों, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ लिख कर ये कोर्स को अच्छे नंबरों से पास किया। अगर आपका दावा यह है कि बेईमानी करके, चीटिंग करके पास हुई, तो जरूर उसकी जांच करवाइए आप। लेकिन अगर उन्हें इम्तिहान देकर वो पास होकर आए हैं और अगर उनकी संख्या बढ़ के आई तो आपके पेट में दुखने लगा। और आप जिस तरह की बात करते हैं वो संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन करती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन और पीनल कोड के सेक्शंस आप पर लगाए जा सकते हैं। नफरत फैलाना, देश को बांटना, ये सारे आरोप आप पर लगते हैं। यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। और ये आपका जो चैनल है उसको बैन करने के लिए भी मुझे लगता है अगर हम अदालत में कल खड़े हो जाएं तो उसको रोका जा सकता है कि जिस तरह की नफरत फैला रहे हैं आप और जिस तरह का समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप, सरासर गलत है। और ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, ये गुंडागर्दी है और ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है कि मुल्क को बांटा जाए, हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा की जाए। मुझे आखिरी सुरेश साहब से ये भी कहना होगा कि जब परीक्षाएं दी जाती हैं तो आपको मालूम होगा कि एसएससी से लेकर एमए, पीएचडी तक या कहीं भी तक भी नामों को नहीं दिया जाता, नंबरों के जरिए कैंडिडेट परीक्षा देते हैं। क्यों नहीं दिए जाते नाम? ताकि कोई पक्षपात ना हो। ये सिलसिला हमारे देश में 70 साल से चल रहा है। हर बोर्ड एग्जाम में, हर डिग्री एग्जाम में मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम भी नहीं आते उसमें पर्चों में। और जब एग्जामिनर एग्जामिन करता है तो उसे नहीं पता कि वो ये किसका पर्चा है। और अगर उन्होंने अच्छे नंबर पा लिए और इत्तेफाक से वो मुसलमान निकला है तो आपके पेट में दर्द होने लगा। मैं तो समझता हूँ मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हैं और जब उनकी कल एम्प्लॉयमेंट होगी गवर्नमेंट में तो मुझे विश्वास है कि वो देश की तरक्की में बराबरी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हिंदू भाइयों के साथ सेवा करेंगे। माजिद साहब, बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल इस साल जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें 829 लोग पास हुए हैं। उन 829 लोगों में जो एनालिसिस की गई उसमें से 35 सिर्फ मुस्लिम तबके के लोग हैं। यानी अगर एवरेज निकालिए तो 4.22%। और अगर आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की अगर एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 14.2%, यानी 14.2% हिंदुस्तान की आबादी के हैं और यूपीएससी में सिर्फ 4.22% है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी बहुत दिनों पहले जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में दलितों से बदतर है। 2.39% उनकी हिस्सेदारी जो है वो नौकरशाही में है। लेकिन जफर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि खुलेआम इस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने कोई षड्यंत्र यूपीएससी के में किया गया है और उस षड्यंत्र के तहत आईएएस और आईपीएस बनाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके नाम लिए उनके नंबर मिल रहे हैं उनको, और एक तरीके से जिसे कहते हैं कि नौकरशाही जिहाद। तो आपको क्या लगता है, ये कहीं आप लोग कोई दूसरा रास्ता पकड़ के तो नहीं अब आपने नौकरशाही के अंदर जाने का रास्ता बना लिया है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है? मुझे तो ये सुरेश साहब का जो आपने जो 47 सेकंड्स का 47 सेकंड का जो वीडियो उन्होंने जारी किया, तो मुझे वो शान फिल्म का डायलॉग याद आता है कुलभूषण खरबंदा का, कि मैं हंसूं कि मैं रोऊं। यानी ये पूरी उनकी जो चीज है वो हमला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर। यानी कानूनी, और वो तो मैं इसलिए बोलूंगा नहीं कि मजीद भाई ने बता दिया, पत्रकारिता क्या है वो जोशी साहब ने बता दिया, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे जो हंसी आ रही है वो इस बात पे आ रही है कि ये हमला किस पे है? ये हमला यूपीएससी पर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे अगर बेहतरीन इम्तिहान कोई हो और जो सिस्टम हो, यानी एकदम सक्षम, जहां जीरो टॉलरेंस है, यानी वो उस सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। दूसरा, वो हमला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर। इसलिए है कि मैं सुरेश साहब से ये कहूंगा कि भाई इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है? मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए है कि शायद सुरेश साहब को पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
4 यूनिवर्सिटियों में यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी चलाती है और उस ट्रेनिंग एकेडमी से ही 80% से ज्यादा बच्चे आते हैं। एक ट्रेनिंग एकेडमी चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक ट्रेनिंग एकेडमी चलती है जामिया मिलिया में, एक ट्रेनिंग एकेडमी चलती है जामिया हमदर्द में, और एक एकेडमी शुरू हुई जो इस सरकार ने शुरू की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये कहता हूं कि भाई सुरेश भाई, जाके इस सरकार को कहिए कि वो बंद कर देना। भाई आपको प्रॉब्लम है, सरकार आपकी है, आप उसके बड़े अलंबरदारी करते हो, तो इधर उधर की बातें क्यों करते हो, बंद करा दो। यानी जिस जगह से वो यूपीएससी के आते हैं, और मैं यहाँ एक बात कहूंगा जो मजीद भाई ने कही, हम भी 20 साल से एक मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये यूपीएससी का जो मामला है, मैं 10 सेकंड में कहूंगा कि यूपीएससी का हमने हिसाब लगाया, और जैसे मजीद भाई ने कहा, मैं उन लोगों में से हूं कि तुम क्यों किसी को शिकायत करते हो, अरे तुम इम्तिहान में ही नहीं बैठते। हमने 2011, 12, 13 में मेहनत की तो पता चला कि जो 10 या 11 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हमने ये देखा कि मुसलमान अगर इस मुल्क में 14% हैं, तो 11 लाख में कम से कम 1,75,000 मुसलमान बच्चे बैठने चाहिए इम्तिहान में जी। हमने जब हिसाब लगाया और सारी एकेडमी जहां जहां होता है और जो जो लोग मेहनत करते हैं इसमें, सबसे पूछा कि भाई कितने मुसलमान बच्चे इम्तिहान में बैठते होंगे। किसी ने हमको यह बताया नहीं कि 10,000 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठते। तो हमने कहा यार इम्तिहान में तो बैठते नहीं हो और तुम ये कव्वाली करते हो 2.5% की, तो भाई कम से कम इम्तिहान में तो बैठो। तो ये एक मेहनत हुई 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में। पहला नतीजा उसका ये हुआ 2017 में कि जो 29 या 30 पिछले 70 साल में आशुतोष कभी भी 29 या 30 से ज्यादा बच्चे नहीं आए थे। ये पहली बार 54 बच्चे आए 1050 में से, यानी 5% 2017 में, और वही रेंज अब तक चल रही है। तो ये तो मोदी साहब की हुकूमत में हुआ है, तो सुरेश साहब जिसकी अलमबरदारी करते हैं वो उनकी हुकूमत में हुआ है। तो भाई आप जाइए और ये ट्रेनिंग एकेडमियां जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एचआरडी मिनिस्ट्री यानी अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाती है, आप बंद करा दीजिए। तो ये बेसिकली हिंदुओं को धोखा देने का काम है, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जफर साहब, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपने जो मोदी साहब का जिक्र किया है, दरअसल इन सज्जन ने जो अपना प्रोमो बनाया है उस प्रोमो को ट्विटर पे डाला है, और ट्विटर पे डालने के बाद प्राइम मिनिस्टर को टैग किया है उसमें। ऐसा नहीं कि देखिए प्रधानमंत्री के नॉलेज में डालने की कोशिश भी की है उन्होंने। तो वही मेरा सवाल है कि भाई अगर मुसलमान आपको इतने खूंटते हैं तो भाई 2014 में जब आप आए तो आप बंद कर देते। ये ट्रेनिंग एकेडमी है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाती है, यूजीसी चलाती है, तो आप बंद कर दीजिए। बल्कि आपने 2017 में 8 करोड़ रुपए देकर मौलाना आजाद में नई ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की। और मैं अब यहाँ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो एचआरडी मिनिस्टर थे, जब ये शुरू हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जफर भाई, अगर हम मुसलमानों के दुश्मन होते तो शायद 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दे देते, लेकिन क्या 8 करोड़ रुपए देकर परपेचुअल क्या ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करेंगे, जबकि हमको मालूम है कि हर एकेडमी से 4, 5, 6 बच्चे आएंगे। तो क्या हम दुश्मन हैं? तो ये बिल्कुल, ये सुरेश साहब कुछ कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को टैग कर रहे हैं, और ये सरकार ये कर रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप बंद कर दीजिए। और यहाँ मेरा मुसलमानों का एक बात है कि देखिए, ये सुरेश साहब जैसे लोग जो हैं ये बहुत करेंगे, डिग्री का फर्क है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए लोग सक्षम है इस मुल्क में। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा इनके खिलाफ जो यलगार किया है वो गैर मुसलमानों ने किया है, मुसलमान तो खामोश है। मुसलमान को मैं ये कहूंगा कि इनको जन्नाटेदार तमाचा अपना रिजल्ट लाकर इम्तिहान में कामयाब होकर दें, ये इससे बेहतर कोई जवाब इनका नहीं होगा। आलोक जी, क्या ये महज सिर्फ एक सुरेश चौहानके का मसला है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है ये, या कोई इसके पीछे एक पूरा एक पैटर्न है, एक नैरेटिव है जो पूरे देश के अंदर लगाया गया है? मैं पहले तो आशुतोष कहूंगा, देखिए हम और जफर सुरेश वाला और याकूब माजिद मेमन साहब, हम लोग बात कर रहे हैं इस पर, इतने से सुरेश चौहानके का एजेंडा तो सक्सेसफुल हो गया। उसका इरादा यही था कि इस देश में सब लोग मेरे बारे में बात करने लगे, मैं जो मसला उठा रहा हूँ इस पे चर्चा होने लगे। और मैं हजारों लोगों को देख रहा हूँ जो सुरेश चौहानके का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
आप ये कौन सा तरीका है? आप उसी का मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं इसको देखो ये कितनी गंदी बात कर रहा है। अगर ये इतनी गंदी बात है तो आप इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? एक तो ये है। दूसरी बात है कि सुरेश चौहान के ने उसमें प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, 2 लोगों को टैग किया वीडियो में। ये एक डिजाइन का हिस्सा है। ये सुरेश चौहान के अपने आप में डिजाइन का हिस्सा है। सुरेश चौहान के को देखकर, जैसे मैं पहले आपसे बात हो रही थी, मैं कह रहा था, सुरेश चौहान के एक कॉमेडियन के तौर पे नजर आते थे हमको। हम जब टेलीविजन चैनल सर्फ करते हुए बीच में कभी पहुंच जाते थे, जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगता था कि मजाक हो रहा है, कोई आदमी टीवी पे खड़ा होकर इस तरह का मजाक कर सकता है। लेकिन अब आप उसका असर देखिए। आपके पुराने दोस्त जो इस देश के बहुत जाने माने पत्रकार माने जाते थे, जो अपनी आवाज को इस देश की आवाज कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं वो कहते हैं नेशन वांट्स टू नो या पूछता है भारत, वो आज की तारीख में एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो जिसको सुरेश चौहान के को करते देखकर हम लोग हंसा करते थे, मजाक लगता था हमें। और वो चैनल इस वक्त देश का नंबर 1 चैनल हो गया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। दिल्ली शहर में आप देख लीजिए कितने होर्डिंग लगे हुए हैं उनके। तो एक सवाल है पत्रकारिता का कि पत्रकारिता अगर ये नहीं कर रहा है तो दूसरा भी नहीं कर रहा है, और दूसरे भी तमाम लोग नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में पत्रकारिता जो सवाल उठा रही है, आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर एक डिलीवरी मैन को कल 12-15 कैमरामैन और रिपोर्टर जिस तरह घेर के दौड़ा रहे थे, बताओ किससे मिलने आए हो, बताओ किससे बात कर रहे हो, किसके यहाँ खाना ले जा रहे हो, वहां कौन है, वो किस तरह की पत्रकारिता है। जिस अंदाज में आप लोग काम कर रहे हैं, उस अंदाज में अगर एक सुरेश चौहान के भी खड़ा होकर कुछ अपना थिएट्रिक्स कर रहा है, उस पर क्या सवाल उठाएं। लेकिन सुरेश चौहान के ये थिएट्रिक्स यूं ही नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है, और वो एजेंडा है इस देश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते रहना, हिंदुओं को ये बताते रहना कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमान बड़े ओहदों पे पहुंच रहे हैं, मुसलमान बहुत पैसा कमा रहे हैं, देखो इस मोहल्ले के सारे घर उन्होंने खरीद लिए हैं, देखो सारी सरकारी नौकरियों पे भी वो आने लगे हैं। उन्हें ये कहने की हिम्मत किसी आदमी की एक सेकुलर स्टेट में कैसे हो सकती है कि अगर आपके जिले का कलेक्टर मुसलमान हो जाए तो अंदाजा लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं। ये शर्म आने लायक बात है। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे हमें खुद को भी शर्म आनी चाहिए। और वो सरकारें जो जिन सरकारों के छाया में ये चैनल चल रहा है, और मजे की बात है कि चैनल चलता है नोएडा से। लोग सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। ये चैनल रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के शिरडी में, इसका रजिस्ट्रेशन शिरडी से है। आलोक, जो बातें आप उठा रहे हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर इस देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए, न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी चर्चा होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में आज किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। क्योंकि अगर ये चर्चा नहीं होगी तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियत है, जो ये मुल्क है, ये मुल्क शायद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। और माजिद साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं। माजिद साहब, जो मैंने सवाल किया आलोक जोशी से, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये एक बहुत बड़े डिजाइन नैरेटिव का हिस्सा है या सिर्फ एक आदमी की सनक और पागलपन का हिस्सा है? नहीं, देखिए, जोशी साहब ने जो अभी बातें बताई हैं, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। और हम लोग खुद ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि आज ही कुछ आपके ये डिबेट से 2 घंटे पहले एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज साहब मुझसे बात कर रहे थे। मैं उनका नाम जाहिर नहीं करना चाहूँगा। वो मुझसे कह रहे थे कि भाई, ये मैं तो थक गया हूँ टेलीविजन पर सुशांत के सुसाइड का जो कवरेज आता है उसको देख देख कर, तो ये आप कुछ करते क्यों नहीं, बोले किसी को तो भाई ये क्या हो रहा है, क्या ये किसी के लिए सर्विस हो रही है या डिससर्विस हो रही है। मैंने भी खुद टेलीविजन चैनल से आज ही कहा है इत्तेफाक से कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि आप गुप्त तमाम चीज़ों को खोल के बता रहे हैं कि बयान में फलां ने ये कह दिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा है या फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा है, इसका, तो क्या आप समझते हैं कि आप इससे किसी का फायदा हो रहा है? मैं आपको बता दूं, मैं फौजदारी कानून पर पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ अदालतों में, और मैंने इस किस्म के सैकड़ों अबेटमेंट टू सुसाइड, मर्डर केसेस चलाए हैं, मरहूम विक्टिम की तरफ से भी और एक्यूज की तरफ से भी।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपसे बड़े अदब से कह रहा हूँ, आप बुरा ना माने। आप अपना समझते हैं कि मीडिया का कर्तव्य है कि मीडिया बातें खोल के लोगों के सामने रखे। जब तक तफ्तीश चलती है किसी क्रिमिनल मामले में, ये सभी चैनल को अप्लाई होता है। वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं, मेरे अल्फाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में दोहरा रहा हूँ, सीक्रेसी इज द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो अगर कोई तफ्तीश चल रही है, अब इस तरह के मामले में तफ्तीश चल रही है जहाँ लोगों की सबकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, तो वहाँ अगर आप ये जाहिर कर देते हो कि फलां विटनेस ने ये कह दिया है या फलां रिपोर्ट में ये आ गया है या फलां पंचनामा में ये आ गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी पे आरोप लगाया जाता है मर्डर का फर्ज कीजिए या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। अदालत उसको देखने नहीं देता वो डॉक्यूमेंट। अदालत ना पंचनामा देखने देगा, ना उसको ना उसके वकील को, जब तक के तफ्तीश मुकम्मल होकर चार्जशीट चालान फाइल न हुआ, तब तक एक्यूज्ड एंड हिज काउंसिल हैज नो एक्सेस टू एनीथिंग। और ये आप सारा बता रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं उसके जरिए जो सस्पेक्ट या आरोपी हैं जिस तक पहुंचा नहीं है तफ्तीशी अमला, वो होशियार हो जाता है, वो सबूत मिटाने में लग जाता है, सबूत को तोड़ने मरोड़ने में लग जाता है। आप किसकी सेवा कर रहे हैं? यू आर डूइंग डिससर्विस टू द विक्टिम, यू आर डूइंग डिससर्विस टू द एक्यूज्ड, यू आर कंडक्टिंग क्रिमिनल ट्रायल। व्हाट आर यू डूइंग? आप किसके लिए ये कर रहे हैं? और जनता को क्या मजा लेना है? एंटरटेनमेंट है क्या? सारे सीरियस क्रिमिनल केसेस को चौपट, आरुषि का मामला, 2G का मामला, हमने चलाए सारे केसेस, और उनमें नतीजा क्या हुआ? सीबीआई को फटकार मिली कि तफ्तीश बराबर नहीं हुई। तो ये काम न करें आप। मैं जैसा कि आशुतोष जी जो कि आपने सवाल पूछा, मैं उस पर आ रहा हूँ कि देखिए इसके पीछे क्या है कि एक तो ये रैट रेस है। किसी चैनल के बारे में हमारे जोशी साहब कह रहे थे, इशारों से हम समझ रहे हैं कि वो चैनल जो है वो समझता है कि वी आर द फर्स्ट टू हैव एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट, कि हमारे पास है, कि हम विटनेस का बयान अदालत टीवी पे हो रहा है, जबकि विटनेस ने अभी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कोई बात नहीं कही है, और वो आप उसका बयान लेके accused will take advantage of contradiction in a TV channel interview with the police statement. You are giving opportunity to a culprit. तो ये क्या आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? सच्चाई की खिदमत कर रहे हैं, इंसाफ की खिदमत कर रहे हैं, या आप न्यायपालिका की खिदमत कर रहे हैं, सस्पेक्ट की खिदमत कर रहे हैं, या फिर वो विक्टिम है उसकी खिदमत? माजिद साहब ये सब का सत्यानाश कर रहे हैं। बिल्कुल माजिद साहब, जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि दरअसल एक तरीके एक मैड रैट रेस है, और उस मैड रेस से पत्रकारिता फंसी हुई है, और कहीं टीआरपी की दौड़ है, कहीं आगे निकलने की दौड़ है। लेकिन जफर साहब, सवाल जो मैंने माजिद साहब से पूछा वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। क्या आपने कहा कि भाई मंत्री महोदय ने आपसे कहा कि अगर हमें ये सब बंद करना होता तो हम आपको कैश दे देते, हम इस तरीके की एकेडमी नहीं शुरू करते। लेकिन वो आदमी प्रधानमंत्री को उसमें टैग करता है, आरएसएस को उसमें टैग करता है, और वो ये भी दावा करता है कि आने वाले दिनों में वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी तरफ से सवाल को संसद के अंदर उठाएंगे। क्या ये आदमी इतना जो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाए, वो हवा में तो होगा नहीं, पीछे से कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों इस तरीके से एक आदमी काम कर रहा है? देखिए आशुतोष जी, क्योंकि मैंने भी मोदी साहब के साथ 17 साल काम किया, मैंने गुजरात में तो बहुत करीब से, और जब से इनकी 6 साल से हुकूमत आई है तो एक इंटरेक्शन हुआ है जबरदस्त तरीके से। और जैसे मजीद भाई ने कहा, हम लोगों ने खुद तालीम और तरबियत के नाम पे, है ना, हम लोगों का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुसलमानों में तालीम आए, इसलिए कि वो सियासी मैदान में काम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो कौम जाहिल होती है, जो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती, वो पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रहती है। तो हमारा एक 6 साल से ये काम है, और उसमें इनकी सरकार ने पूरी मदद की है हमारी। यानी इनके हर मंत्री हमारे प्रोग्राम में आए, यानी जितने इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर सारे खत्म हो गए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आए, इन्होंने बैंकर्स को भेजा, इन्होंने ही स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ को भेजा। मतलब इसमें जो मदद की जरूरत थी, तालीम, जैसे मैं आपको बताऊं कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो मैं उसका चांसलर था, वहां 245 करोड़ रुपए इस सरकार ने दिए। जब पैसे आए आशुतोष यूनिवर्सिटी के पास, तो पता चला कि उसमें 120 करोड़ वो थे जो उसको 2012 में आने चाहिए थे, यानी मनमोहन सिंह साहब ने दिए नहीं। ये यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी 2012 में मनमोहन सिंह साहब ने तय की थी।
उन्होंने तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा पैमाना है। अच्छा, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब से मिला, मेरी उनके साथ पर्सनल 1-to-1 हुई, और जो मजीद भाई कहते हैं वो एग्जैक्टली मैंने कहा कि भागवत साहब आपका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के 30 स्टेट में एक भी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं। मिनिस्टर क्या है वो आपको पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट के जजों में कितने मुसलमान, हाई कोर्ट में कितने मुसलमान, टॉप कंपनीज ले लो आप। तो मुझे भागवत साहब ने ये कहा, मैं बिल्कुल यह कहता हूं आपके सामने कि बिल्कुल जफर भाई आपका जो दर्द है मैं उसको समझता हूं, और उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती अगर मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तो उन्होंने कही। तो यहाँ ये मुझे सुरेश चौहान जैसे जो लोग हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को यहाँ क्या करना चाहिए, मुसलमानों को इनको इग्नोर जफर साहब, माफ करिएगा, मैं आपको बीच में चैलेंज करते हैं सरकार को। आपको मैं बीच में टोक रहा हूं, जो बातें आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो इस देश में जो मुसलमान है वो तो बहुत खुश होना चाहिए उसको। वो आज खौफजदा क्यों दिखाई पड़ रहा है? उसको लगता है कि सरकार की तरफ से उसको जानबूझकर उसको निशाना बनाया जा रहा है। उस सरकार से जुड़ी हुई जो पार्टियां वो उसको जानबूझ के निशाना बना रही हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो सीएए का मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो। आज मैं अपने दोस्तों से जो मुस्लिम फ्रेंड उनसे बात करता हूं, उनमें खौफ क्यों दिखाई पड़ रहा है? उनको सरकार को लेकर इतनी ज्यादा अनिश्चितता क्यों दिखाई पड़ रही है? देखिए, ये जो बात मैं कह रहा था पर्टिकुलर ये फील्ड की, यूपीएससी की जो बात आई, तो ये फैक्ट है, यानी ये जो बातें मैंने कही ये तो फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन देखिए एक है सियासत होती है, जो इस गवर्नमेंट या इस पार्टी की एक सियासत है। तो मैं मुसलमानों को ये कहता हूं कि देखिए तुम जो है रिएक्ट मत करो, इसलिए कि ये कभी राम मंदिर के नाम पर ये आप एक इश्तिहाल में लाएंगे आपको, कभी ये कॉमन सिविल कोड के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर। तो मुसलमानों को जरूरी है ये सबको देखकर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और उनको जो काम है, और मैं समझता हूं कि मुसलमान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो यही है कि उसको तालीम याफ्ता बनने की जरूरत है। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, मैं समझता हूं कि मुसलमान को सिर्फ तालीम और आला तालीम, स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन की तरफ अपने आप को डालना पड़ेगा। जफर साहब, आपने जो बात, माजिद साहब जो बात जफर साहब कह रहे हैं, मैं उसके बाद आलोक जी पर आऊंगा। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार की तरफ से अगर इतनी मदद मिल रही है एकेडमी चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मनमोहन सिंह से ज्यादा मदद मिल रही है, तो फिर ये खौफ का माहौल क्यों है? मुसलमान क्यों डरे हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि सरकार जो है एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज है? देखिए, जफर साहब की बातों से पार्टली मैं इत्तेफाक रखता हूं और पार्टली मैं उससे डिफर करता हूं। इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार क्या वाकई में मुसलमानों की मदद के लिए तैयार है, क्या मुसलमानों के साथ खड़ी है? ये तालीमी स्टेज में मुसलमानों की मदद की गई है, उसके आंकड़े भी उन्होंने दिए, मैं उस पर डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं जफर साहब। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो खुद पार्लियामेंट में अपने आप मेरी स्पीच उठा के देखी है राज्यसभा की, मैंने कहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हुए, दोनों एमपीज, दोनों हाउस के एमपीज बैठे थे, मैं भी उसमें था बैठा हुआ, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने उससे पहले कुछ कहा सदन की शुरुआत में, तो वो चल के गए 10-15 कदम और एक बेंच पर संविधान की कॉपी रखी हुई थी, उस संविधान को उन्होंने नमन किया, झुककर उसे चूमा, और उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। और अपने भाषण में उन्होंने पिछले 2014 से 2019 तक, ये 2020 की शुरुआत की बात है, 2019 तक उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, मगर उसमें उन्होंने अब जोड़ा कि सबका साथ सबका विकास के आगे सबका विश्वास। और उन्होंने अपने उस भाषण में विशेष तौर मुसलमानों के विश्वास की बात की। मैंने उसको नोट किया, मेरे लीडर शरद पवार ने मुझसे कहा मजीद भाई आप जरा नोट करें, देखिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बड़ी बारीकी के साथ, और आपको इसका जवाब सदन में देना है। और मैंने वो नोट किया कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास और सबका विश्वास। और मुझे मित्रों अपने सांसदों से कह रहे हैं, वो एनडीए के मेन तौर पर, कि मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अब तक मुसलमानों का विश्वास हम जीत नहीं पाए अब तक।
हमें इसके लिए कुछ करना होगा। जी जब प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं, उसकी एक हफ्ते भर बाद मेरा नंबर आता है वहां उसके जवाब में कहने के लिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे खड़ा किया उसके लिए। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के विश्वास को जीतने पर खास तौर पर जोर दिया अपने भाषण में, और कल ही मुसलमान लड़के का मॉब लिंचिंग हुआ है। और ये मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं उसमें अगर जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया उसको आपका मंत्रिमंडल का मंत्री जो है वो हार पहनाता है, तो ये मुसलमानों का विश्वास आप किस तरह जीत पाएंगे? माजिद साहब, आपने मॉब लिंचिंग के केस बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। माफ करेगा माजिद साहब, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आलोक जी, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। आपको लगता है कि कहने के लिए कुछ कहा जा रहा है, करने के लिए कुछ कहा जा रहा है? ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, और मुझे बहुत तकलीफ इस बात से हो रही है कि हम बार बार मुसलमानों को क्या करना चाहिए का सवाल नहीं है। इस पूरे देश को दरअसल तालीम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो देने में नाकाम है लोग, इसीलिए लोगों को इस तरफ भटकाया जा रहा है। लोग ऐसी चीजों में बिजी रहें कि उनको ना अपनी तालीम याद आए, ना अपना रोजगार याद आए। ना अपनी तालीम आ जाए, ना अपना रोजगार आ जाए। मुझे लगता है कि बहुत सही बात आलोक जी ने कही, और माजिद साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, जफर साहब ने भी इशारा किया। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, वैसे में सिर्फ तालीम एक ऐसी चीज है जो सबको एक साथ जोड़कर रख सकती है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।